सौरभ जी गो ऑन म्यूट। हम्म। तो फायर क्या है? अग्नि। फायर यह एक ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसको जलने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है: हवा, ईंधन और गर्मी। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन थ्री एलिमेंट्स: फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। द फायर ट्रायंगल इज यूजफुल फॉर टू रीजन। फायर ट्रायंगल दो रीजन के वजह से यूजफुल है। फायर प्रिवेंशन, एक फायर को सुरक्षित, फायर से सुरक्षा करना, मतलब इफ द थ्री एलिमेंट आर केप्ट अपार्ट फायर कैन नॉट। अगर ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल मतलब हवा, ईंधन और गर्मी, इस चीजों को अगर हम अलग अलग रखें तो आग कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। अगर ये तीनों एक साथ आएंगे तो आग स्टार्ट होंगी। फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग के लिए भी हम इसको इसी प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। इफ वन ऑफ द एलिमेंट इज रिमूव द फायर, यदि ये जो तीन चीजें ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, ये तीन चीजों में से एक चीज अगर हम अलग कर दे तो आग बुझ जाती है, अग्नि जो है बुझ जाती है। ठीक है। पहली चीज तो ये तीनों एक चीजें एक साथ आना नहीं चाहिए। तीनों चीज एक साथ आती है तो क्या है, केमिकल चेंज रिएक्शन होता है, तभी आग लगती है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यार एक बार सौरभ को फोन करना, सौरभ को फोन करो यार, ना तो करो। फ्यूल, अभी देखो, हवा, ईंधन और ताप, इनमें से अभी एक एक चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। फ्यूल, a combustible material or substances that is consumed during the combustion process. In a typical workflow, fuel can include paper and cardboard, wood and soft furnishing, structural material, petrol and diesel fuel, butane, acetylene and other gases, solvent and other chemicals. फ्यूल मतलब क्या होता है? एक सोर्स है, एक एक सोर्स है। ठीक है। जैसे मान लो, एक सोर्स कैसा हो सकता है? सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। सॉलिड में क्या रहेगा? लकड़ी रह सकता है, पेपर रह सकता है और कपड़ा रह सकता है। ये सॉलिड फायर में ये सॉलिड फ्यूल में रह सकता है। और लिक्विड में क्या रहता है? पेट्रोल रह सकता है, डीजल रह सकता है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, कंबस्टिबल मटेरियल। और गैस फॉर्म में भी रह सकता है, मान लो जैसे एलपीजी हो गया, जो कंबस्टिबल गैस है, मटेरियल है, ज्वलनशील चीजें जिसको आग इजीली पकड़ सकती है, ऐसी चीजें, मतलब एक सोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम? फ्यूल। ऑक्सीजन, हवा। अभी हवा क्या है? अभी इसमें लिखते हैं कंज्यूम ड्यूरिंग कंबसन व्हेन इट इज केमिकली कंबाइंड विद द फ्यूल। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर concentration 21%. During a fire, oxygen can also come from other sources, including certain oxygen-rich chemical, usually called oxidizing agents such as ammonium nitrate. अब ऑक्सीजन क्या है? हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, और 79% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये तो आपको पता ही है, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन जब ऑक्सीजन किसी किसी केमिकल मटेरियल में जाता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के वजह से क्या होता है? फायर एक्सप्लोड होती है, फायर लगती है। सच एज अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट में अगर ऑक्सीजन की मात्रा आ गई तो उसमें आग लगने की संभावना है। ठीक है। मतलब हवा का, अगर आपको बुझाना है तो हमको हवा को निकालना होगा वहां पे। हवा अगर निकाल दी हमने तो आग बुझ जाएंगी। सोर्स ऑफ इग्निशन, हीट। हीट
A heat or ignition source is essential to start the combustion process. One combustion has started, it generates its own heat, which is usually sufficient to keep the fire burning. In other words, the fire start, the heat source can remove and the fire stay alight. अभी ये क्या होता है, हीट, गर्मी। गर्मी क्या है, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है आग लगने के लिए। अगर जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे क्या होता है, आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब यह अगर गर्मी ज्यादा हुई तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वहां पे ठंडा करने की कोशिश करेंगे। गर्मी का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड। मतलब वो प्लेस में अगर ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी हो रही है तो उसको कोल्ड करने की कोशिश करेंगे, आग अगर बुझाना है तो। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन लिखा है ना, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, तो आप ये क्लासिफिकेशन के तरफ ध्यान मत देना। मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन एक्चुअल क्या है। फायर आर classified into 5 categories according to fuel type. The classification is useful as the basis for identifying which type of fire extinguisher use. अभी ये फायर का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो 5 टाइप में होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ। इसमें क्लास ई जो है इलेक्ट्रिकल फायर थी पहले, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे उसको सी में दिखाया गया है, जबकि वो इलेक्ट्रिकल फायर को अभी कोई भी क्लास में इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, क्या गलत इंफॉर्मेशन में देना नहीं चाहता, लेकिन इसमें जो दिया गया है वो गलत है, वही बताना चाहता हूँ। तो क्लास ए जो है, क्लास ए में क्या होता है, सॉलिड, कंबस्टिबल सॉलिड, मतलब ज्वलनशील पदार्थ, हिंदी में बोलेंगे तो क्या क्या होगा। क्लास ए में सॉलिड मटेरियल, यूजुअली ऑर्गेनिक, सच एज पेपर, वुड, कोल, टेक्सटाइल। क्या क्या हो सकता है, पेपर हो सकता है, लकड़ा हो सकता है, कोयला हो सकता है, कोई भी टेक्सटाइल मटेरियल, मतलब साड़ी वाड़ी जो रहती है ना, वो जिससे बनाते कपड़े अपने, तो वो क्या, वो किस में आता है, सॉलिड, क्लास ए फायर में आता है। ठीक है, ये हो गया क्लास ए फायर। क्लास बी फायर में यहाँ पे लिखा है फ्लेमेबल फ्लूइड एंड गैसेस। मैं पहले बताया ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास बी में कंबस्टिबल लिक्विड आता है, मतलब पेट्रोल, डीजल, जो भी ज्वलनशील द्रव है वो क्लास बी में आता है। क्लास सी में आता है कंबस्टिबल गैस, एलपीजी। इसमें इलेक्ट्रिकल फायर लिखा है। ठीक है, वो गलत है, मैं जो बोलता हूँ वो उसके तरफ ध्यान दो। क्लास बी में क्या होगा, कंबस्टिबल लिक्विड, मतलब लिक्विड की जो भी ज्वलनशील पदार्थ है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत सारे रहते हैं, तो वो क्लास बी में आएंगे। और क्लास सी में आएंगे गैस, जो कि ज्वलनशील हो, आग पकड़ने में सक्षम हो। बोले तो क्या होता है, एलपीजी। एलपीजी में आग इजीली लग सकती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है एक गैस, जो जहरीली होती है और कंबस्टिबल भी होती है। तो ये जो गैस है, इस ये हम क्लास सी फायर में इंक्लूड करते हैं, गैसेस से रिलेटेड फायर। समझ में आ गया। क्लास डी फायर जो है ये होती है मेटल फायर। इसमें क्या आता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसको हम क्लास डी में रखते हैं। मेटल फायर, ध्यान रखना, पहला क्लास ए फायर में कंबस्टिबल सॉलिड, दूसरा क्लास बी में है कंबस्टिबल लिक्विड। हिंदी में भी बताता हूँ, क्लास ए जो है कंबस्टिबल सॉलिड, मतलब ज्वलनशील पदार्थ, और क्लास बी में है कंबस्टिबल लिक्विड, मतलब ज्वलनशील द्रव, और क्लास सी में है कंबस्टिबल गैस, मतलब ज्वलनशील वायु। ठीक है, और क्लास डी में है मेटल फायर। ठीक है, इसका कोई हिंदी का मेरे को पता नहीं है, तो ये बस मेटल फायर आप ध्यान में रखो। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये क्या होता है, हवा के संपर्क में ही आग को पकड़ लेते हैं। इसको क्या है, कूल रखना पड़ता है। और क्लास एफ फायर,
क्लास एक क्लास ई फायर रहती है जो अभी हटा दी है। क्लास ई में इलेक्ट्रिकल फायर आता है, लेकिन अभी क्या है उन्होंने इलेक्ट्रिकल फायर को हटा दिया है क्लास से, ठीक है। और क्लास एफ फायर जो है ये है कुकिंग फायर, हाई टेम्परेचर फैट ऑयल सच एज कुकिंग फैट। फैट मतलब फैट मतलब पता है ना, वो पोषक तत्व का आपने शायद इंजीनियरिंग में या सॉरी बीएससी जो करते होंगे किए होंगे उसमें चैप्टर पढ़ा होगा पोषक तत्व। फैट, फैट क्या रहता है, चिकना रहता है ना। तो चिकनाई चीज में क्या आती है, ऑयल और जो मतलब जो घी रहता है और जो हम ज्यादा खाना खाते मतलब ज्यादा होटल से कोई भी चीजें लेते हैं फैट वस्तु, समझे, ऑयली वस्तु, उसी को हम फैट बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे कुकिंग में ज्यादा फैट ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें जो आग लगती है उसको हम क्लास एफ फायर में गणन करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसमिशन एंड फायर स्प्रेड। अब मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट मालूम क्या एक एग्जांपल बताता हूँ। ये क्या है, एक हीट ट्रांसमिशन, ये प्रिंसिपल है। अगर हीट ट्रांसमिशन होगा तो आग लगेंगी, ठीक है। अब ये हीट हीट ट्रांसमिशन के तीन प्रकार है, यहाँ पे चार लिखा है, एक्चुअली तीन प्रकार है। ये तो डायरेक्ट बर्निंग है, मतलब सीधा आग आग पकड़ लेना, मतलब आग के वेपर स्टार्ट हो जाना, डायरेक्ट बर्निंग। लेकिन ये हीट ट्रांसमिशन में नहीं आता है। हीट ट्रांसमिशन में खाली तीन चीजें आती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन जैसे मैंने एक बार बताया था कि जो भी हॉट एयर होती है, कभी भी आग लगती है तो कभी भी आग लगती है तो गर्म हवा उससे डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। तो जो भी गर्म हवा है वो हमेशा वो बोलते हैं ना कि हॉट एयर मतलब कोल्ड एयर हेवियर देन हॉट एयर, मतलब गर्म हवा जो है ठंडी हवा से हल्की होती है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हवा गर्म होती है तो वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। और मान लो जब गर्म हवा का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो जो ठंडी हवा है उसको भी वो खा लेती है। कभी भी देखना, एसी हमेशा हम ऊपर साइड में ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि गर्म हवा ऊपर रहती है, वो क्या कर देगा, गर्म हवा को मारेगा। वो गर्म हवा को ऊपर को मार दिया तो फिर क्या है, गर्म हवा जो होती है वो ठंडी होती है और नीचे आती है, समझे। ये एक सीक्वेंस है। कभी भी गर्म हवा ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती। अभी एक एग्जांपल बताता, हम जब फायर कॉलेज में थे तो वहां पे वो एक रहता है पानी में डालने वाला रॉड, उसको वो पहले कैसा है, हमको गैस वैस तो मिलती नहीं थी कॉलेज में, तो हम क्या करते थे, रॉड से पानी गर्म करते थे। कई बार क्या होता था, बाल्टी में हमारा आधा पानी होता था, आधा पानी में हम जो वो रॉड डालते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा इतने इतना भाग कवर करती थी बाल्टी का, ठीक है। मतलब ऊपर के साइड से हम जब डालते थे तो खाली इतना भाग कवर करती थी पानी का। तो जो पानी को कवर करती थी ना उतना पानी वो गर्म, मतलब उतना पानी हम गर्म करते थे। जब हम गर्म करते थे ना तो जो ऊपर का जो पानी रहता था गर्म पानी, हम नहाते टाइम ऐसे मग डालते ना ऊपर, तो ऊपर का जो पानी है वो गर्म लगता था हमको। हम दो मग्गा डाले पानी गर्म, जैसे फिर तीसरा मग्गा हमने डाला है तो पानी थोड़ा ठंडा, और नीचे होगा पानी जब ऊपर डाले अपने सर पे तो और ठंडा। इसका कारण क्या था, उसमें जो पानी को गर्म किया था वो खाली ऊपर का पानी गर्म हुआ था, नीचे का पानी गर्म नहीं हुआ था। एक सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं मैं। आपने जैसे हम चाय बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर आता है, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट है ना, कंपनी अपना पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री, ठीक है। जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आता है और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे जाता है।
तो ये जो सीक्वेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। मतलब ये जो इसमें हीट ट्रांसफर होती है ना, तो गर्म जो ठंडी हवा है ना, ठंडी हवा से गर्म हवा में ये कन्वर्ट होते रहती है, इसी को हम कन्वेंस कहते हैं। समझ में आ गया ये कन्वेक्शन का अर्थ? कन्वेक्शन का अर्थ समझ में आ गया सभी लोगों को? कन्वेक्शन का अर्थ है द प्रिंसिपल that hot air rises and cold air sinks, hot gases generated by the fire rise straight up from the fire। गर्मी के वजह से क्या क्या होता है, जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, ठंडी हवा को नीचे जो रहती है उसको भी वो मार डालती है, उसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं, हीट ट्रांसमिट। ठीक है, ये हीट ट्रांसमिशन का पहला वर्ड है कन्वेक्शन। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जो हीट ट्रांसफर इजीली करे। मान लो यदि हम तेल गरम कर रहे हैं, उसमें हमने सराटा डाले, सराटे का जो आगे का भाग है वो तेल में है, तो पीछे का भाग क्या होगा, ऑटोमेटिकली गर्म होगा। वो उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोसेस को हम कंडक्शन बोलते हैं। मतलब हीट ट्रांसमिट होना। समझ में आ गया? जैसे एक चम्मच है, उसको तुम आग में गर्म करो, कुछ देर के बाद क्या होगा, तुम छोड़ दोगे चम्मच, क्योंकि पीछे का भाग भी गर्म हो जाएगा। हीट क्या होती है उसमें, ट्रांसमिट होती है। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, ये हवा में होता है, हीट एनर्जी जनरेट होती है हवा में। जैसे मान लो सूर्य किरणें, सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें ऐसे आती है, जो हमारे एनवायरमेंट में मिलती है, उससे क्या होता है, गर्माहट पैदा होती है। वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन। समझ में आ गया? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये तीन प्रोसेस होती है हीट ट्रांसमिशन की। अब कॉमन कॉजेस एंड कंसिक्यूनेस ऑफ फायर इन वर्कप्लेस। अब नॉर्मल कारण है और उसका जो उसकी संभावना क्या है वर्क प्लेस में, उसका कारण क्या है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कॉज फायर्स इन वर्क प्लेसेस स्टार्ट फॉर हाउ मेनी डिफरेंट रीजन। बहुत सारे रीजन होते हैं आग पकड़ने के। ऑफ कॉमन कॉज रूल वर्क प्लेस फायर आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के वजह से फायर लगने की संभावना होती है। फॉल्टी वायरिंग, ओवरलोडेड कंडक्टर, मिसयूज इक्विपमेंट एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट, है ना। जैसे कि फॉल्टी वायरिंग हमने वायरिंग जो की है वो बराबर नहीं हुई है, उसके वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। कई लोग करते हैं, जब भी ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं, तो सॉकेट नहीं जोड़ते, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट तो नंगे तार उसको जोड़ देते हैं, उससे भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। डेलिबरेट इग्निशन, जानबूझ के लगाया हुआ आग। जैसे मेनी वर्कप्लेस फायर आर started deliberately. In some cases, the workplace has been targeted. Example by disgruntled employee. Disgruntled employee मतलब वो एम्प्लॉय जिसके साथ बहुत छल किया गया है। जैसे मान लो उसके बॉस ने उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, उसको बहुत बेइज्जत किया है, उसको समय समय पर उसको बार बार डीमोटिवेट किया है। तो ऐसे में क्या होता है, वो आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, उसके साथ बॉस का पंगा होता है, उसकी नौकरी चली जाती है। तो वो क्या करेगा, वो जलनखोरी में क्या करता है, माचिस जलाता है और सीधा माचिस लेता है और सीधा कोई भी जो वर्क प्लेस है वहां पे आग लगा देता है। कारण वो होता है आग लगने का। तीसरा है हॉट वर्क। हॉट वर्क में क्या क्या होता है, वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया। अभी तक अपन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो गैस कटिंग का तो अभी तक मेरे को काम दिखा नहीं है। तो
उसके भी आग लगता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस है वो भी एक आध बार डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या है, हम मैंने अभी तक जितने भी ऑडिट किया है वहां पे मैंने गैस सिलेंडर नहीं देखा है। ठीक है। स्मोकिंग, धुएं के वजह से भी कई बार क्या होता है, आग लगने की संभावना होती है। जैसे सिगारेट हो गया, माचिस हो गया, इससे भी आग लगने की संभावना है। कुकिंग अप्लायंसेस, फैट पैन्स लेफ्ट अनटेंडेड, जो वो रहते जार जिसमें हम कुछ भी सब्जी बनाते हैं ना, लेफ्ट फैन फैट पैन्स, तेल गरम करने के लिए जो हम जार वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो अगर बराबर नहीं रहा तो उसके हिट के वजह से भी क्या होता है, आग लगने की संभावना होती है। कुकिंग फायर होता है। हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक फैन, हीटर्स, स्पेस हीटर, स्पेशली व्हेन लेफ्ट अनइंटेंडेड, अगर वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, फैन या हीटर हो गया, तो उससे भी आग लगने की संभावना है। अनसेफ यूज एंड स्टोरेज फ्लेमेबल लिक्विड एंड गैसेस, एग्जांपल पेट्रोल, एसिटिक लिक्विड, फाइट, पेट्रोलियम गैस, generated which could ignite flammable vapor। अभी मान लो कोई लिक्विड है अगर वहां पे पड़ा है, या फिर गैस अगर लीकेज है वहां पे, और क्या है, स्मॉल सा इग्निशन हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना स्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ऐसे ऐसे अपने हाथ घसा, घर्षण के वजह से जो बल पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो उसके वजह से स्पार्क निर्माण होता है, तो उससे भी आग लगने की संभावना होती है। मैकेनिकल हीट जनरेट फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स, जैसे मैंने अभी जैसे दो मूविंग पार्ट है, बेरिंग हो गया, मोटर हो गया, ये क्या है, मूविंग पार्ट है। ये घूमने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उससे क्या होता है, आग पकड़ने की संभावना होती है। वहां पे गर्मी भी पैदा होती है, गर्म होती है मशीन, और वहां पे स्पार्किंग भी होने की संभावना होती है, उससे क्या होता है, आग लग सकती है। केमिकल रिएक्शन कैन आल्सो जनरेट हीट, एग्जांपल ऑक्सीडाइजर्स, जैसे मैंने बताया था पिछले कि कोई भी केमिकल में यदि ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके वजह से आग लगना स्टार्ट हो जाती है। रैक सॉक्स इन ऑयल एंड सॉल्वेंट्स आर फायर हजार्ड्स। रैक सॉक्स इन ऑयल एंड सॉल्वेंट, जैसे रैक बोले तो क्या होता है, जैसे हमारे ये जो ऑयल रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, तो हम कुकिंग के लिए जो यूज करते हैं ऑयल, सोयाबीन हो गया या फिर खाने का तेल हो गया, ये इसी को हम रैक ऑयल बोलते हैं। और इसके जो सॉल्वेंट रहते हैं ये भी क्या है, आग पकड़ सकते हैं। इसमें भी अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या है, आग लगने की संभावना होती है। और अगर ज्यादा गर्मी हुई तो क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबसन, इसका मतलब क्या होता है, विस्फोट, विस्फोट भी हो सकता है उसका। ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होगा, वो तो हमने संभावना देख ली, ये हो सकता है। कंसिक्यूनेस, अब इसका परिणाम क्या होगा, फायर कॉज इनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग एंड बिल्डिंग कंटेंट्स। अगर आग लग गई उसका परिणाम यही होगा कि वो तो बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी, और बिल्डिंग के जो कंटेंट्स है उसका भी वो नुकसान होगा अपने को। Items that are not directly destroyed by the fire will often be severely affected by smoke damage। ठीक है। जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो आग से कम डैमेज होते हैं, लेकिन स्मोक से क्या होता है, ज्यादा डैमेज होने की संभावना होती है। ठीक है। These losses will usually be covered by insurance, although the losses of business and premises are difficult to recover, leaving many people without jobs and place of work। अब ये जो लॉसेस होता है इसको हम इंश्योरेंस से कवर तो कर लेंगे, लेकिन बिजनेस का लॉस होगा, और हमारा, और कैसा है, मान लो हम जिधर जॉब कर रहे हैं वहीं पे आग लगी तो हमारा पास काम नहीं रहेगा, काम नहीं रहेगा तो कंपनी क्या करेंगी, हमको जॉब से निकाल देंगी, हम विदाउट जॉब हो जाएंगे। परहैप्स ऑफ मोर कंसर्न आर कॉन्सिक्वेंस टू पीपल, इसका
कदाचित बहुत सारा कंसर्न है जो और इम्पैक्ट है जो पीपल पे पड़ता है। मोस्ट ऑफ पीपल किल्ड इन वर्कप्लेस फायर आर नॉट किल्ड बाय फ्लेम्स डायरेक्ट बट इनडायरेक्टली बाय स्मोक इनहेलेशन सीरियसली बर्न्स में आल्सो रिजल्ट। अभी क्या होता है, बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो वर्क प्लेस के फायर में मरते हैं। वो डायरेक्टली फ्लेम से तो नहीं मरते, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे हवा का जो धुआं है ना, उसके घुटन से भी कई लोग मर जाते हैं। क्या है, हवा से जो उठता हुआ, एक तो पहले हवा से जो धुआं उठता है, तो गर्मी इतनी रहती कि उससे आदमी आधा जलने लगता है। उसके बाद वो जो धुआं उठता है उससे क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, उससे ज्यादा मौतें होती है। फायर एंड फायर फाइटिंग कैन आल्सो डू सिग्निफिकेंट डैमेज टू एनवायरमेंट। अब आग से क्या होता है, एनवायरमेंटल को भी इफेक्ट होता है। फोर्स फॉरेस्ट फायर थ्रू नॉट अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू ह्यूज डैमेज। अब फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल की जो आग रहती है, इसमें उतनी रिस्क, उसमें बहुत मतलब रिस्क होती है, और डैमेज भी बहुत होता है। फायर फाइटिंग कैन कॉज पोल्यूशन बिकॉज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर दैट रन ऑफ फायर साइड इनटू वाटर कोर्स। अब क्या होता है, फायर लगी तो उसमें क्या है, पानी का यूज होगा, और पानी का जब यूज होता है तो वो जो पानी स्प्रेड होके जो बहता है, उसमें बहुत सारे कंटेमिनेटेड मतलब पदार्थ आ जाते हैं। तो क्या कंटेमिनेटेड वाटर क्या है, फ्लो होता है, जो एनवायरमेंटल को इफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका रिस्क असेसमेंट कैसे बनाना है। 5 स्टेप है रिस्क असेसमेंट बनाने की फायर की। फायर की क्या, हम अदर चीज की भी रिस्क असेसमेंट बनाते हैं। तो उसका क्या स्टेप है, पहले आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। हजार्ड्स के बारे में मैंने बताया ही है आप लोगों को। हजार्ड्स एक वह मतलब वह परिस्थिति या वह जगह जिसमें क्षमता हो आपको हानि पहुंचाने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, हजार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हजार्ड्स में फायर ट्रायंगल का हमको फायर ट्रायंगल हमको दिमाग में रखना है। सोर्स ऑफ इग्निशन, कहाँ से आग लग सकती है, कहाँ से स्पार्किंग हो रहा है, कंबस्टिबल मटेरियल कहाँ है, आपके वहां पे कहीं ऑयल स्पिलेज तो नहीं हुआ, आपका कहीं पे तेल वेल ऐसा पड़ा तो नहीं है जिसमें आग लग सकती है, या फिर कोई ऐसे बहुत सारे आइटम मतलब कागज कूड़ा और कपड़ा ऐसा पड़ा तो नहीं है जो आग को पकड़ सकता है। ऐसा हमको आइडेंटिफाई करना है जो ज्वलनशील पदार्थ है। सोर्स ऑफ फ्यूल, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये तीनों चीजों के थ्रू हमको हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल के थ्रू। स्टेप 2, डिसाइड हु कुड बी हार्म। अब हमको ये डिसाइड करना है कि वो आग से कौन कौन जख्मी हो सकता है उस आग से। अब जैसे अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ और हमारे एम्प्लॉयज ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, आग लगी तो सबसे पहले को किसको हानि हो सकती है, हम लोगों को, है ना। तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज आ जाएंगे, उसमें गेस्ट आ जाएंगे, और उसमें अपना अदर्स भी आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, अदर्स कोई पेंटिंग करने आता है अपने यहाँ, या कुछ काम से रिलेटेड आता है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, यह हमको डिसाइड करना है कौन कौन उससे उस आग से जख्मी हो सकते हैं। स्टेप 3, evaluate the risk and decide whether existing precaution are adequate। अभी क्या है, हमने पता कर लिया है इसमें हजार्ड्स क्या है और क्या क्या रिस्क है। उसके बाद हमको वो रिस्क को कम करना है। ठीक है, तो कम करने के लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना है, वो वो प्रोसेस करने के बाद हमको उसकी जो है रिस्क कम करना है। मान लो यदि ये मैं जो रूम में बैठा हूँ, यहाँ पे पता चला कि बहुत सारा कागज कूड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एसी चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ से आग लगने की संभावना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये ना मतलब इसका
प्रिकॉशन लेने के लिए पहले तो वो जो कागज कूड़ा पड़ा है वहां उसको तो हटा देना है। उसके बाद एसी जो है, एसी का हमको कनेक्शन चेक करना है बराबर है क्या नहीं है, कहीं पे कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। ठीक है, ये ऐसे हमको मतलब ऐसे आइडेंटिफाई हो गया तो हमको पता है कि यहाँ पे रिस्क है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, रिस्क को कैसे कम करना है। मान लो मैंने देख लिया एसी में कोई डैमेज केबल है, तो तुरंत मैं इन्फॉर्म करूंगा, उसको क्या करूंगा, रिपेयर करूंगा। मतलब मैंने क्या किया, रिस्क को कम कर दिया। वो मेरे को रिस्क दिख रही थी, मैंने वो क्या कर दिया, उसको रिपेयर करके रिस्क कम कर दिया। तो ऐसे हमको रिस्क को कम करना है स्टेप 3 में। रिकॉर्डिंग फाइंडिंग एंड एक्शन। अब क्या है, हमने ये एक्शन कर दिया, उसके बाद फिर से 5वीं स्टेप है रिव्यू एंड रिवाइज। अब रिस्क क्या होगी, कम होगी। अब रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते तो वो एक आध बार मैं आपको बताऊंगा। रिस्क को कैसे, रिस्क का फॉर्मूला क्या है, कंसिस्टिवनेस इनटू लाइक्लीहुड इज इक्वल टू रिस्क। मतलब रिस्क का ये फॉर्मूला है, मतलब संभावना इनटू परिणाम बराबर रिस्क। ठीक है, मतलब जोखिम। ये इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे रिलायंस में 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, एक्सपोजर इनटू सेवरिटी इनटू प्रोबेबिलिटी। सेवरिटी प्रोबेबिलिटी मतलब कंसिस्टिवनेस लाइक्लीहुड, कंफ्यूज मत होना, मतलब संभावना परिणाम। और एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब कितना ज्यादा वो आपको हार्म कर सकती है। समझ गया, जैसे एक्सपोजर बोले तो क्या है, यदि मैंने यहाँ पे एक सीढ़ी लगाया, ठीक है, सीढ़ी के मैं दो स्टेप चढ़ूंगा तो एक्सपोजर कम रहा है, और ऊपर चढ़ूंगा तो एक्सपोजर मीडियम होगा, और ऊपर चढ़ूंगा तो एक्सपोजर बढ़ गया, मतलब जोखिम बढ़ गई है। समझ गए, ये एक्सपोजर होता है। और संभावना, संभावना को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, संभावना इनटू परिणाम। जैसे मैं 2 स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ा, क्या संभावना है, गिरने की संभावना है, बराबर है, गिरने की संभावना है ना। लेकिन उससे क्या होगा, एक्सपोजर कम रहेगा, मतलब वहां से गिरूंगा तो थोड़ा मेरे को कम चोट लगेगी। लेकिन मैं और ऊपर चढ़ा तो क्या हो गया, संभावना फिर बढ़ गई, फिर ऊपर चढ़ा, उस बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई। अब उसका परिणाम भी क्या है, ज्यादा रहेगा ना। ये इस तरह हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रिंसिपल। अभी आपको बुझाने के लिए 3 प्रिंसिपल का यूज होता है, स्टारवेशन, स्मूदरिंग, कूलिंग। स्टारवेशन मतलब कोई भी सोर्स को कट करना, सप्लाई कट करना, स्टारवेशन बोलते हैं इसको। मान लो एक आधी लकड़ी ऐसी जल रही है तो उतना भाग हमने उसको तोड़ दिया, मतलब क्या कर दिया हमने, आग का सप्लाई कट कर दिया, तो क्या होंगे, उस फॉर्म में आग बुझ जाएंगी। ये फ्यूल है ना, 3 सोर्स से आग लगती है ना, तो ये फ्यूल है, फ्यूल में आग लगी है तो उसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, कट ऑफ सप्लाई, सप्लाई तोड़ देंगे हम। दूसरा दूसरा जो है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग मतलब क्या होता है, हवा को भूका मारना। जैसे हमको अगर हवा नहीं मिलती है और हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, हम भी जी नहीं पाएंगे, हम भी मर जाएंगे। अब एक मोमबत्ती अगर हमने जलाया है, और अगर वो मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख दिया तो मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। क्यों बुझती है, क्योंकि वहां से हवा का सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है, तो आग क्या होती है, भूखी मर जाती है, तो वहां पे भी आग बुझ जाती है। तो ये दूसरा सोर्स है आग बुझाने का। तीसरा सोर्स है कूलिंग, रिड्यूसिंग टेम्परेचर। अब मान लो अगर जहां पे आग लगे वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो अगर टेम्परेचर कम कर दिए तो आग क्या होती है, जल्दी बुझ जाती है। ठीक है, फायर फाइटिंग रिवॉल्व्स अराउंड दिस 3 प्रिंसिपल। अब जो फायर फाइटिंग के जो लोग होते हैं, अग्निशमन दल के जो लोग, ये 3 ही प्रिंसिपल के थ्रू आग को बुझाते हैं। अब देखो इसको डिटेल हम पढ़ेंगे। स्टारवेशन, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, दिस इज accompanied by removing combustible material from the neighborhood of the fire, transfer of fuel from burning tanks
It is also achieved by subdividing burning material to small isolated pocket of fire. Starvation is the best method of handling gas fires by stopping the flow of gas by closing the main valve to cut off the supply. अभी क्या है, ये स्टारवेशन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है आग को बुझाने के लिए। मान लो जैसे मैंने एक लकड़ी का उदाहरण दिया सॉलिड मटेरियल के लिए कि लकड़ी का जितना भाग जल रहा है उसको हमने कट कर दिया, तोड़ दिया, तो आग नहीं आग बुझ जाएंगी। लेकिन क्या होता है पेट्रोकेमिकल में, क्या होता है टैंक होता है, उसमें एक आउटर वॉल रहता है और एक सब डिवीजन टैंक रहता है। अगर मान लो पेट्रोल में आग लग गई तो क्या करेंगे, अब वो वहां से क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, मतलब वो टैंक से वो पेट्रोल खाली कर देंगे, दूसरे टैंक में लेके जाएंगे, बराबर है। तो क्या कर रहे हैं हम, उसको जो आग का सोर्स है उसको कम कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं हम। दूसरा चीज है गैस। गैस में भी क्या होता है, एक मेन वॉल होता है, वो क्या करता है गैस को अलग अलग सोर्स में फ्लो कर देता है, मतलब दूसरे वेसल्स में। तो मतलब जिसमें मान लो किसी वेसल्स में अगर गैस भरी रही है और वहां पे वैसे गैस में तो ये संभावना नहीं, क्योंकि गैस का जो आग होता है ना वो एकदम से लास्ट होता है। यदि मान लो कभी कभी क्या होता है एलपीजी गैस जैसे धीरे धीरे पकड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो वो तो ब्लास्ट ही होती है, उसमें तो संभावना ही नहीं है। पर क्या है जो एलपीजी गैस रहती है वो धीरे धीरे पकड़ती है, तो उसमें उस सोर्स में हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा उसका जो मेन वाल्व है उसको हम ओपन करके दूसरे टैंक में भेज दिए, तो वहां से हम क्या करते हैं वो सोर्स खत्म कर रहे हैं। इसी प्रोसीजर को स्टारवेशन बोलते हैं। इसी प्रोसीजर से, इसी प्रिंसिपल से हम आग बुझाते हैं। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, स्मूदरिंग, मतलब आग को भूका मारना, ठीक है। दिस इज accompanied by eliminating or diluting the available of oxygen with inert gas or covering the fuel surface by smoothing agent like foam। अभी क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन है उसको हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, है ना, कवर करके। ये देखो ये लिक्विड है और यहाँ पे मान लो आग लग गई, तो आग क्या है यहाँ से 1 इंच ऊपर रहती है, तो ये जो छूटा हुआ भाग है यहाँ पे क्या होता है फोम। फोम बोले तो एक साबुन का फेस है, एक जो ट्रिपल एफ फॉर्मिंग फॉर्म, ये ट्रिपल एफ सॉल्यूशन जो रहता है वो क्या करता है, वो लिक्विड अगर हम हार्ड स्पेस पे अगर मारते हैं तो वो क्या है बबल्स के रूप में तैयार होते हैं। और बबल्स क्या होती है, लिक्विड से हल्की होती है। पानी क्या होता है, भारी होता है लिक्विड से। तो हमको लिक्विड फायर में पानी का यूज नहीं करना है। पानी का अगर यूज करेंगे तो पानी क्या है नीचे चले जाएगा और वो क्या है लिक्विड ऊपर जाएगा। कभी भी देखना पेट्रोल पानी के ऊपर रहती है तो उसको आग लगती है, ठीक है। तो उसको बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोम अगर यहाँ पे आग लगी तो हमको ये हार्ड स्पेस में जोरदार वार करना है, यहाँ पे मारना है। तो उसमें क्या है बबल्स बनेंगे, बबल्स क्या करेंगे पूरे इसको कवर कर देंगे। ये कवर करने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन है उसमें वो हट जाएगा, मतलब वो ऑक्सीजन को हटा देगा, डाइल्यूट कर देगा वहां से। तो उसके वजह से क्या होगा, जो आग लगी है वो बुझ जाएंगी, ठीक है। कूलिंग, लिमिटिंग ऑक्सीजन सप्लाई, रिमूवल ऑफ हीट बाय एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अभी क्या होता है, पानी एक सबसे अच्छा सोर्स होता है गर्मी को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल फायर में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये हो गए आग बुझाने के सोर्स। 3 सोर्स है, ठीक है। 3 सोर्स क्या क्या है, स्टारवेशन, स्मूदरिंग एंड कूलिंग, ठीक है। अब टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब क्या है ये फायर एक्सटिंग्विशर के क्या क्या टाइप से उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर डिजाइन टू फाइट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। फोर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर। अभी 4 टाइप के एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए हम रखते हैं। पहला टाइप है क्लास ए फायर के लिए ये यूज होता है खाली वाटर। जैसे कि मैंने बताया वाटर जो है पानी, वो खाली कंबस्टिबल सॉलिड बोले तो
क्लास ए फायर में क्या क्या होता है, कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ऐसे आग के लिए खाली पानी का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, सुटेबल फॉर क्लास ए फायर। ये ए फायर के लिए यूज होता है, वुड एंड पेपर। ये क्या करता है, आग ये गर्मी को कम करता है, इसीलिए आग क्या है, बुझ जाती है। पर ये जो नॉट सुटेबल फॉर कंबस्टिबल लिक्विड, ठीक है, कुकिंग फैट्स ईटीसी, नॉट सेफ यूज फॉर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो पानी है, ये हम पेट्रोल में, गैस में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं यूज कर सकते। यदि इसकी आग है तो हमको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। अभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा ना, CO2, वो क्या होता है, उसमें एक वो रहता है वॉल्व, जो क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वो बंद करने के लिए, क्लॉकवाइज क्या होता है, खोलने के लिए। ऐसा ऐसी घड़ी घूमती है ना, क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, बंद होगा फायर एक्सटिंग्विशर। और उल्टा खोलेंगे तो क्या होगा, ओपन होगा। तो हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है यदि उसमें से CO2 निकालना है तो। और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को हिसाब से हैंडल करना है, क्योंकि उससे जो CO2 निकलता है, अगर वो हमारे हाथ में लग गया तो हमको कोल्ड बर्न होता है, जो बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या करता है, वर्क बाय स्मूदरिंग द फायर। ये क्या करता है, आपको भूखा मारता है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई वहां का हटाता है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर क्लास डी फायर। ये मेटल फायर के लिए यूज नहीं होता है, मेटल फायर के लिए, हाँ, यूज नहीं होता है। मस्ट बी यूज विथ केयर बिकॉज द बॉडी ऑफ एक्सटिंग्विशर गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग यूज। फ्रीज बर्न, मैंने बताया था, फ्रीज बर्न होता है करके। इसको अगर हाथ में ले लिया तो, ठीक है, कभी भी CO2 एक्सटिंग्विशर अगर हम चलाते हैं ना, तो गलती से भी उसके जो पाइप है उसके सामने हाथ नहीं रखने का है। उससे क्या होगा, कोल्ड बर्न हो जाएगा, बहुत बड़ा इंफेक्शन होता है उससे। ट्राई केमिकल ABCBCDC, DCP, ये एक्सटिंग्विशर सबसे अच्छा है, ये हर फायर के लिए यूज होता है। DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, इवन ये इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फायर के लिए CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, क्योंकि DCP अगर हम यूज करते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को डैमेज कर देता है, वो खराब कर देता है, तो हमको प्रॉपर्टी को भी संभालना है ना। पर उसके अलावा ये हर फायर के लिए कंफर्टेबल है। DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, सुटेबल फॉर ऑल क्लासेस फायर, यूज ऑन लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, वर्क बाय स्मूथरिंग द फायर। ये क्या करती है, ऑक्सीजन के वजह से जो चेंज रिएक्शन होता है ना, उसको क्या करती है, हटा देती है, मतलब ऑक्सीजन को हटाते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। अभी ये क्या है, फोम। फोम जैसे मैंने बताया, वही बबल्स जो बनते हैं। फोम क्या होता है, फोम एक्सटिंग्विशर, यह लिक्विड फायर के लिए यूज होता है, बबल्स बनते हैं ना उसमें। इसमें क्या लिखा है, सुटेबल फॉर क्लास A एंड B फायर। क्लास A फायर में मैंने बताया था आपको, लकड़ी, कचरा, कागज, ये जो आग लगती है, ये क्लास A फायर में हम डिफाइन करते हैं। और लिक्विड फायर बोलते हैं पेट्रोल, डीजल, ये हम क्लास B फायर में डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों फायर के लिए आपको फोम एक्सटिंग्विशर जरूरी है। फोम एक्सटिंग्विशर क्या करता है, बबल्स बनाता है, बबल्स। और वो कभी भी यूज करना है तो पहले हार्ड पे, डायरेक्ट आग में नहीं अपने को मारना है, उसको क्या करना है, जो हार्ड ऑब्जेक्ट रहेगा ना, जो हार्ड सतह रहेंगी, उस पर आपको मारना है, ताकि बबल्स अच्छे से बने और वो फायर को कवर करे। ठीक है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अभी इसमें हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये ऐसा डिजाइन किया हुआ रहता है, ये डिजाइन फॉर क्लास A फायर ओनली, ये सिर्फ A फायर के लिए यूज होता है। वुड, पेपर, क्लॉथ, फील्ड, ऑर्डिनरी टैप वाटर, प्रेशराइज एयर। ठीक है, ये क्या होता है, ये ये जो है प्लंजर रॉड है, और यहाँ से ये इसके अंदर
एक कार्ट्रिज रहता है, ठीक है, वो प्रेशराइज एयर रहती है उसमें। अब उसमें क्या होता है कि 8 kg पर मीटर स्क्वायर से 70 पर मीटर स्क्वायर हवा का प्रेशर उसमें होता है। सॉरी, नाइट्रोजन, हाँ, हवा का प्रेशर होता है, समझिए। और हमारे एनवायरनमेंट में कितना प्रेशर होता है, कितना बार प्रेशर होता है? 1.03 बार। मतलब ये जो हम यहाँ पे बैठे हैं ना नॉर्मल, ये क्या है? 1.03 बार, मतलब 1.03 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पर मीटर स्क्वायर, या पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं हम उसको, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है ना। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इसमें हम कितना दबाव डालते हैं? 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दबाव फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है। तभी तो जब उसको हम रिलीज करते हैं तो क्या होता है? पानी बाहर निकलता है प्रेशर की वजह से, ठीक है। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर फायर बाय टेकिंग अवे द हीट एलिमेंट ऑफ फायर। ये क्या करता है? वाटर एक्सटिंग्विशर जो आग लगती है वो हीट को कम करता है। यूजिंग वाटर ऑन फ्लेमेबल लिक्विड फायर कुड कॉज फायर टू स्प्रेड। अगर हम लिक्विड में पानी का इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोलियम आग में अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? आग और बढ़ेंगी, ना कि बुझेंगी। इसीलिए पानी का यूज पेट्रोलियम आग के लिए नहीं करना है। यूजिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर इंक्रीज द रिस्क इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रिकल फायर में भी हमको पानी का ये एक्सटिंग्विशर का यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये देखो, इसमें कोई गेज नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें क्या है? ये इसमें क्लिप वाला फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है, जबकि उसमें वो घूमने वाला रॉड रहता है, उसको वॉल बोलते हैं, वॉल। इसमें क्या दिया है? क्लिप वाला दिया है। क्लिप वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो घूमने वाला ज्यादा यूज होता है। और ये हॉर्न होता है, ठीक है, हार्ड हॉर्न में बी एंड होज लार्जर साइज। These are used to extinguish fire and largely use B and C types of fire. ये ज्यादातर यूज होता है बी एंड सी फायर। बी में का कौन सा? लिक्विड फायर आता है। सी में क्या होता है? गैस फायर होता है ना। उसके लिए ये सुटेबल है। और इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी मैंने जैसे बताया था, वो सबसे बेस्ट है ये, ठीक है। विच इज इंक्लूड मटेरियल सच एज पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, रिजाइन, पिगमेंट, वार्निश, गैस पेंट्स इन द कंडेम फॉर्म लाइक ऑक्सीजन, एसिटिलीन, एलपीजी, सीएनजी। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होते हैं, रेजिन होता है जो हम इसमें यूज करते हैं ना, वो कागज बनता है जिसमें लकड़े में वो रेजिन और उसका मिलावट करते हैं, उससे कागज बनते हैं। रिजाइन एक केमिकल होता है, वो भी कंबस्टिबल होता है। तो उसमें अगर आग लगी तो हम CO2 को यूज कर सकते हैं, पिगमेंट में, वार्निश में, और गैस पेंट जो रहता है उसमें, और कंडेंट फॉर्म एसिटिलीन सिलेंडर, एलपीजी, सीएनजी, ये सबके लिए CO2 यूज होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फायर के लिए भी यूज होता है, इसमें दिया नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्दर दिस आर यूज फॉर फायर विच इंक्लूड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। लिखा है कि इसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। Carbon dioxide is non-flammable gas that take away the oxygen element of the fire triangle. Without oxygen, there no fire. कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन फ्लेमेबल गैस है ये, ठीक है। इसके वजह से हम इसका यूज करते हैं।
ये क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है। CO2 इज अ वेरी कोल्ड। CO2 क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। इट्स कम आउट द एक्सटिंग्विशर, सो इट्स कूल फ्यूल एज वेल। कई बार क्या होता है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो भाग है ना, ये हॉर्न, इसमें देखना पानी मतलब जो है ऐसे बूंदे आने लगती है, इसको क्या बोलते हैं, उसको तो वाफ है ना, वाफ से जो बनता है पानी। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, हल्का हल्का पानी दिखने लगता है जब इसके यूज के बाद, कभी भी देखना, तो ये इतना ठंडा होता है। ड्राई केमिकल पाउडर एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें एक गेज होता है, विल हैव गेज, और ये जो है ये पाउडर है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिस, ठीक है, इसको भी हम 7 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर में हम इसको भरते हैं। इस प्रेशर से नाइट्रोजन, इससे नाइट्रोजन वाटर टाइप में हम हवे में, हवे से क्या बोलते थे, एयर का प्रेशर रहता था, इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर है, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वाटर टाइप में एयर का प्रेशर होता है, और ड्राई केमिकल पाउडर में नाइट्रोजन का प्रेशर होता है, समझ गए। 15 बार कम से कम प्रेशर इसका होना चाहिए, 15 बार प्रेशर नाइट्रोजन का इसके अंदर भरा जाता है। वो बताऊंगा मैं आगे कैसे भरते, क्या भरते। यहाँ पे हम गेज चेक करते हैं, और ये जो है ये होज है, होज, ठीक है। एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर आर filled with fine yellow powder. The greatest portion powder is composed of monoammonium phosphate. ये क्या होता है, ये जो इसके एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, इसके अंदर DCP ड्राई केमिकल पाउडर यह होता है। ये कैसे बनता है, मोनोमियम फॉस्फेट का कंपोजिशन होता है, या कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बोलते उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फाइड, इसके कंपोजिशन से बनता है। वैसे मोनोमियम फॉस्फेट का भी कंपोज बोलोगे अपन तो चलेगा इसको, ठीक है। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सीजन, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सल्फेट, इसका कंपोजिशन है। मैं थोड़ा सा ध्यान भूल गया हूँ। तो फायर एक्सटिंग उससे क्या होता है, ये उसका कंपोजिशन होता है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोनोमियम फॉस्फेट के कंपोजिशन है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। द एक्सटिंग्विशर आर प्रेशराइज्ड विथ नाइट्रोजन, मैंने पहले बताया, इसको हमने नाइट्रोजन से प्रेशर किया हुआ होता है। वाटर टाइप में हमने एयर प्रेशर किया था, ठीक है, हवा का प्रेशर 7 kg से 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यह प्रेशर, यह दबाव से हमने वाटर एक्सटिंग्विशर में हवा भरी थी। इसमें नाइट्रोजन भरते हैं दबाव के लिए, प्रेशर के लिए, ठीक है। और वो 15 बार तक प्रेशर होता है, ठीक है। एक बार मतलब 1.03 पर सेंटीमीटर स्क्वायर PSI वातावरण का जो रहता है, समझ में आ गया। एक बार में 1.03 पर केजी सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर के बारे में थोड़ा सा आप पता कर लेना, प्रेशर कैसे अपन मतलब नापते हैं। तो ये देखो, ये जो है इसको मैं थोड़ा बड़े फॉर्म में करता हूँ। ये होता है प्रेशर गेज, ये हम फायर एक्सटिंग्विशर में देखते हैं। ये क्या है, रेड में है, इसका मतलब है जब भी हम उसको यूज करते तो खाली हो जाता है। ये क्या होता है, इस रेड में रहेगा। और मान लो अगर वो डीप्रेशराइज हो गया मगर उसमें पाउडर है, तो वो क्या आएगा, ये जो कांटा है यहाँ पे आ जाएगा, तो भी फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करेगा। किंतु ये देखो, ये 15 बार यहाँ पे कांटा होना चाहिए हरा, इधर उधर रहा तो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल रहता है। तो ये 11 बार से
18.5 बार इसका नाइट्रोजन का प्रेशर होना जरूरी है। अभी समझ में आ गया मैं प्रेशर के बारे में क्या बताया? 15 बार प्रेशर, कम से कम 15 बार का प्रेशर नाइट्रोजन का फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है। ये देखो नाइट्रोजन प्रेशर। और हमारे एनवायरमेंट में मतलब क्या बोलते तो उसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.03 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है? 11 से 18.5 प्रेशर गेज में, मतलब हवा से भी ज्यादा दबाव। समझ में आ गया? हमको नॉर्मल जो हवा का दबाव कितना चाहिए? 1.03, और लेकिन इसमें कितना दे रहा है? 11 से 18.5 इतना दबाव दे रहा है, इतने बार में। ठीक है, समझ में आया? तो इतना बार नाइट्रोजन का प्रेशर होता है इस फायर एक्सटिंग्विशर में, और ये पाउडर होता है यहाँ पे इतने भाग में। समझ में आ गया? जब भी हम इस पिन को दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो है वॉल्व रिलीज हो जाता है, वो जो रहता है नॉन रिटर्न वाल्व, वो क्या होता है? खुल जाता है। तो ये क्या है? हवा का प्रेशर के वजह से क्या होता है, यहाँ से पाउडर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये क्या है, ये एक्सटिंग्विशर क्या करता है? इंटरनेट केमिकल रिएक्शन, जो भी आग आग क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के वजह से लगती है, तो वो क्या, ये एक्सटिंग्विशर क्या करता है? उसको उस पे वो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें बाधा डालता है, हवा का मात्रा कम करके उसमें बाधा डालता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये सबसे सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर है। अब फायर एक्सटिंग्विशर, अब ये तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने बताया था जो बबल्स बनाता है, साबुन का फेस जो रहता है ना, उस वैसा रहता है ये फोम एक्सटिंग्विशर। ये सुटेबल फॉर क्लास ए एंड बी फायर। ये जो होता है क्लास ए फायर और बी फायर, जैसे मैंने बताया क्लास ए फायर में सॉलिड कंबस्टिबल सॉलिड होता है। कंबस्टिबल सॉलिड बोले तो कागज, लकड़ी, कपड़ा, ये आग। और बी फायर में कंबस्टिबल लिक्विड होता है, पेट्रोल, गैस। ठीक है, तो ये सुटेबल है क्लास ए और बी फायर के लिए। वर्क्स बाय स्मूदरिंग द फायर। स्मूदरिंग का मैंने प्रिंसिपल बताया था, एक्सटिंग्विश प्रिंसिपल, मतलब आग को भूका मारना। स्मूदरिंग मतलब ऑक्सीजन की मात्रा घटाना। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है। जैसे मैंने बताया था लिक्विड फायर, लिक्विड में जब आग लगती है तो वो क्या करता है, कवर कर देता है। मतलब वो पेट्रोल से हल्का रहता है ना फेस, तो वो क्या करता है, कवर कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो बबल्स है और लिक्विड है उसके बीच में जो हवा सप्लाई उसको ब्लॉक कर देता है, तो उससे आग बुझती है। तो कंबस्टिबल वेपर फ्रॉम मिक्सिंग विथ एयर, क्या होता है, कंबस्टिबल जो वेपर है, वेपर मतलब लपटे आग की, वो क्या होता है, हवा में मिलती है। उसमें क्या होता है, और ज्यादा आग लगने की मतलब हवा में मिल गई तो क्या है, एनवायरमेंट गर्म कर देती है। जैसे भी मैंने बताया कि हीट भी, ऑक्सीजन हीट एंड फ्यूल, हीट मतलब क्या, गर्मी, गर्माहट पैदा होगी तो भी आग चालू हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए वहां का हवा का मात्रा हमको कम करना पड़ता है। ये नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी पानी ही होता है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स फूटने के बाद उसका वाटर फॉर्म में स्थानांतरण हो जाता है। इन एडिशन टू पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैन बी फाउंड इन वर्क प्लेस। ठीक है, यह पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल बोले तो क्या, एक जगह से दूसरे जगह इजीली हम ले जा सकते हैं, ऐसा एक्सटिंग्विशर। फायर ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट क्या होती है, यूज द फिजिकल स्मूदर स्मॉल फायर, वेरी यूजफुल कुकिंग एरिया, फायर माइट ऑकर आल्सो कैन स्मूदरिंग बर्निंग क्लॉथिंग। फायर ब्लैंकेट क्या होती है, वो ऑक्सीजन की मात्रा घटाती है। मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति या कहीं पे आग लगी, तो ये फायर ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल के ऐसे हम उसको रब करना है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन तो हट जाएगा और आग भी बुझ जाती है। लेकिन फायर ब्लैंकेट ऐसा नहीं है कि कोई भी कपड़ा से आप बुझाओ, तो ऐसा कपड़ा मतलब टेरिकाट का
अपन यूज करना हो तो ज्यादा कंबस्टिबल रहता है, वो सीधा आग पकड़ लेगा। ठीक है। और ये फायर ब्लैंकेट का सहसा यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे वेल्डिंग चलता है। वेल्डिंग के क्या होता है, वेल्डिंग करने से क्या होता है, वेपर नीचे गिरते हैं तो वो कैच करता है, वहां पे नीचे हम लगा देते हैं फायर ब्लैंकेट, तो वो क्या उसमें गिर के वो बुझ जाते हैं। और आग एक मटेरियल को नहीं लगती है, उसको वो मतलब उसको उसका हम ज्यादातर यूज करते हैं फायर फाइटिंग में, वो है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं फायर फाइटिंग में। एस्बेस्टॉस एक ऐसा धातु है जो आग मतलब जिसका आग बाल में बाका नहीं कर सकती। ठीक है। एस्बेस्टॉस। फायर हाइड्रेंट एंड होज रील। फायर हाइड्रेंट जो नीचे में जो लाल पाइप लगे रहते हैं ना, और होज मतलब उसमें कनेक्ट करते हैं वाटर फ्लो के लिए। साइड इन बिल्डिंग टू अलाउ फायर टीम्स फायर। ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम साइड इन बिल्डिंग एंड वेयरहाउस टू ऑटोमेटिकली डैम डाउन फायर। अभी बिल्डिंग के अंदर एक देखना ऐसे बल्ब टाइप का एक लगा हुआ होता है स्प्रिंकलर, अभी हमारे ऑफिस में लगा हुआ है। ठीक है। उसमें एक लाल कलर का बल्ब दिखता है, देखना कभी भी लाल कलर का बल्ब, वो क्या होता है, वो 70 डिग्री टेम्परेचर अगर वहां पे सेंस किया तो फूट जाता है। फूटने से क्या होता है, वहां से पानी स्प्रे करने लगता है। 70 डिग्री उसका मैक्सिमम टेम्परेचर। आप ऑफिस में देखना ध्यान से, ऐसा मतलब वो जो हमारे पहले कैंडल होती थी ना, कैंडल के जैसे दिखता है, उसमें लाल कलर का बल्ब दिखता है, लाल कलर का है। ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे 70 टेम्परेचर दिखा उसको, वो फूट जाता है और पानी फ्लो होने लगता है। इन एडिशन टू पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर्स अदर फायर फाइटिंग यूनिट कैन बी फाउंड इन वर्क प्लेस। अब फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है हमारे को इजीली मतलब मिलना जरूरी है, उसको ऐसे जगह में आप लगाओ ताकि वो इजीली दिखे। ठीक है। फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अब ये डिटेक्टर एक होता है हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर भी सेम है, 70 डिग्री टेम्परेचर अगर उसको उसने सेंस किया तो सीधा अलार्म देने लगता है। और स्मोक डिटेक्टर, उसको धुआं भी लगा तो वो अलार्म देने लगता है। समझ गए। लेकिन कई बार क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हीट डिटेक्टर क्या होता है, एकदम कई बार फेल होता है, उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, इसीलिए स्मोक डिटेक्टर सहसा यूज करते हैं। अलार्म सिस्टम में ऑटोमेटिक भी होता है, जैसे मैंने बताया हीट डिटेक्टर 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गया तो वो अलार्म करने लगेगा। स्मोक अगर कोई धुआं लगा तो वो अलार्म करने लगेगा। लेकिन इसमें मैनुअल सिस्टम भी होता है। कई बार क्या होता है, आग लगने के बाद भी अगर काम नहीं किया तो बाहर में एक रेड कलर का सिंबल रहता है, उसमें बोलते हैं ना फायर अलार्म। ये देखो ये फायर अलार्म सिस्टम है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है, जैसे ही प्रेस किया तो क्या होता है, बजने लगता है, हॉर्न बजने लगता है। अभी मैं कई बार मॉक ड्रिल लिया और ये हमने फायर अलार्म अपने ऑफिस में बजाया और इवैक्यूएट किया पूरे मेंबर्स को बाहर निकलने के लिए। कई लोग क्या है, वीसी ज्वाइन करते रहते हैं, जबकि ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। हमारे जो बड़े अधिकारी जो वीसी ले रहे हैं, क्या वो ऐसा बोलते हैं क्या कि अगर मॉक ड्रिल हुआ तो आप बाहर मत जाओ करके? अरे ये प्रैक्टिस है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो सही में अगर आग लगी और वहां पे अलार्म बजा तो क्या होगा, पब्लिक जो है, ठीक है, पब्लिक के क्या होगा, पब्लिक के साथ मतलब वो उनको ऐसे लगेगा कि ये मजाक चल रहा है करके, तो अपना अटेंड करते रहेंगे, असली भी फायर लगेंगी तो। समझ गए। तो ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, कभी भी अगर मॉकड्रिल होता है तो आप लोगों को अपनी जगह छोड़ना जरूरी है। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। और वो जो अलार्म है ऑडिबल होना चाहिए, क्लियर मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब अलार्म का भी एक मतलब एक स्टैंडर्ड होता है,
उसका आवाज आता है टोमेटो, ऐसा कुछ एक आवाज रहता है, वो कोई ऐसा गाना या फिर कोई संगीत नहीं बजना चाहिए। देखो मीन्स ऑफ escape मतलब बाहर जाने का रास्ता। आग लगने के बाद हमको क्या करना है? एन अनब्रोकन ट्रेवल रूट टू ग्राउंड लेवल। जैसे ये जो एग्जिट फायर रहता है ना, इसका जो ग्राउंड लेवल है, इसमें कहीं पे भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी वहां से भग रहा है तो गिरते पड़ते भगना चाहिए। ठीक है? एकदम जो भागने वाला रास्ता एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे कोई भी मटेरियल नहीं रखना है हमको। समझ गए? तो एन ब्रोकन ट्रैवल रूट टू ग्राउंड लेवल आउटसाइड द बिल्डिंग विच पीपल कैन क्रॉस विदाउट असिस्टेंट डोर्स। ये देखो फायर डोर्स में ऐसा सिंबल रहता है। ठीक है? और फायर डोर्स जो होता है, इसका स्टैंडर्ड साइज है 1.7 मीटर विड्थ। ठीक है? विड्थ मतलब चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, जिसमें 5 आदमी आराम से निकलते, मतलब 5 आदमी वहां से आराम से निकलना चाहिए। 1.7 मीटर मेरे हिसाब से सफिशिएंट है 5 आदमी को निकलने के लिए। समझ में आ गया? उसका एक स्टैंडर्ड साइज है। और जो फायर एग्जिट डोर है वो कभी भी लॉक नहीं रहता। आप एक बार फायर एग्जिट डोर देख लेना, उसमें कुछ भी लॉक करने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, वो सिर्फ बंद कर सकते हैं हम, उसको कभी भी लॉक कर नहीं कर सकते हम। देखो ओपन इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल वाइड इनफ फॉर एग्जम्प्टेड नंबर ऑफ पीपल। एग्जम्प्टेड मतलब 5, मैंने बताया 5 आदमी कम से कम एक गेट से निकल सकते हैं, ऐसा हमको विड्थ रखना है 1.7 मीटर। सेल्फ क्लोजिंग, वो अपने आप क्लोज होना चाहिए। उसको ओपन भी, सेल्फ क्लोजिंग मतलब कैसा है, हम मतलब अंदर से ओपन कर सकते हैं, अंदर में जो फंसा रहा, लेकिन बाहर से ओपन उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेल्फ क्लोजिंग रहता है ना, लॉक हो जाता है वो जैसे हम उसको बंद करते हैं। तो अंदर के पीपल उसको खोल सकते हैं, बाहर के पीपल उसको नहीं खोल सकते। ठीक है? अनलॉक, नॉट लॉक इन सच वे दैट अ पर्सन इन बिल्डिंग कैन नॉट ओपन दे। विजय मडगाम, गो ऑन म्यूट प्लीज। हॅलो. हाँ हा बोलतोय. हाँ बोला, पुन्हाच हा बोला ना, हा आवाज नहीं मिल रहा, हा बोलो ना। हा हो. टेन्शन जात नाही, कारण कसं आहे आपल्या गाईडलाईन प्रमाणे आपण तेच कनेक्शन केलेलं आहे. कारण की पहिला कसं कनेक्शन होतं आपलं की डायरेक्ट मीटर पासून डिझेल जात होतं. हा डीजे पासून चेंज ओव्हर जात होतं. हा नाही नाही फोन मी पे बात सांगतो करना ऐकून क्या पहिला है, कॉल कनेक्शन. करना समझ में पहिला नहीं। जात होतं डीजेला, डीजे पासून चेंज ओव्हर येत होतं आणि चेंज ओव्हर पासून तुमचं ह्याला जात होतं, कशाला वरती आपला SMPS ला ये ओडिसीला. मॉडर्न का किसी के पास बरोबर नंबर आहे. है, उसको आणि बोलो कि गाईडलाईन मध्ये नाही हो आपल्या जाएगा। आपल्या गाईडलाईन मध्ये काय तिथून येणार केबल आहे ना मीटर पासून चेंज ओव्हरला येणार, चेंज ओव्हर पासून डीजेला येणार, डीजे पासून परत चेंज ओव्हरला जाणार आणि चेंज ओव्हर पासून ओडिसीला जाणार. असं गाईडलाईन प्रमाणे काम केलेलं आहे. पण आता तुमचं काय म्हणणं आहे की ऑटोमेशन जात नाही म्हणाला तुम्ही, कौन सा नंबर दे? ऑटोमेशन सप्लाय जात नाही. आता डीजेचा प्रॉब्लेम असणार का काय त्यात? मग काय मग असं कारण कसं गाईडलाईन प्रमाणे किसी जात को पास विजय मड़गा का नंबर है क्या यार, इसको बोलो कि म्यूट में हो जाए करके, डिस्टर्ब हो रहा है। नाही. पण आपण नाही ते चेक करायला पाहिजे. कारण कसं आहे म्हणजे असं आहे, आता कसं आहे मी तर गाईडलाईन प्रमाणे आपण तर तसं, कारण कसं आहे ते क्वालिटीवाला आणि त्यानंतर ईव्हीचा क्वालिटीवाल्या प्रमाणेच केलंय आपण ते. कारण की तुम्हाला पहिला पण असं होतं, ते पहिला पण सांगितलं तुम्हाला कसं होतं. आणि आता आपण अरे यार क्या हो रहा है? देखो विजय मड़गान का
अरे किसी के पास ये विजय मड़गान का नंबर है क्या यार? इसको बोलो म्यूट होने के लिए। कौन दिन चला है? है क्या तुम्हारे पास? ठीक है चलो, ठीक है। फायर एंड स्मोक डोर्स इन प्लेस अलोंग द स्केप रूट। ठीक है, फायर एंड स्मोक डोर्स मतलब जो भी ये स्मोक डोर्स है, फायर है, ये कहाँ पे रहना चाहिए? भागने की जगह में रहना चाहिए हमेशा। लास्ट डोर जो रहता है जहां से हम एग्जिट होते हैं, वहीं पे रहना चाहिए। साइन टू बी फिटेड इंडिकेटिंग सेफ रूट। ठीक है, फायर एग्जिट, फायर इक्विपमेंट, ये क्या होना चाहिए? ये इंडिकेट होना चाहिए। इसमें पता रहना चाहिए कि ये फायर एग्जिट के लिए, जैसे ये एग्जिट डोर अपन ने देख लिया, ये सिंबल होता है। सेफ रूट मतलब स्केप रूट बोलते हैं हम उसको, बाहर मतलब जो सुरक्षित जगह है, जैसे असेंबली पॉइंट। ठीक है, फायर इक्विपमेंट, ये फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसा जो लिखा रहता है ना, ये ऐसे सिंबल क्लियरली हमको इंडिकेट होने जरूरी है। इसमें एक इवोल्यूशन टाइम है, एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सकता है। डू डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। डू नॉट पैनिक, हमको तो पहले मालूम है क्या, घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। रेज फायर अलार्म और शूट टू अलर्ट अदर्स, हमको क्या करना है? फायर अलार्म को दबाना है, उसके बाद बाकी को हमको अलर्ट करना है। रिपोर्ट टू द ऑथोरिटीज, हमारे जितनी भी ऑथोरिटी, जो मेन ऑथोरिटीज है, उनको रिपोर्ट करना है। ट्राई टू हेल्प फिजिकली चैलेंज और एल्डर पीपल और प्रेग्नेंट वुमेन, जहां तक हो सके हमको बुढ़े को और मतलब जो ओल्ड एल्डर पीपल है, मतलब जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट वुमन, इसकी मदद करने की कोशिश करना है। पहला प्रेफरेंस तो खुद को देना है, हमको खुद को बचाना है। उसके बाद यदि संभव हो तो हमको मतलब जो बुजुर्ग है और प्रेग्नेंट वुमेन है उसके तरफ भी ध्यान देना है। यदि संभव हो तो फॉलो द एग्जिट साइन एंड लुक फॉर नियरेस्ट एग्जिट वे, हमको एग्जिट साइन को फॉलो करना है, देखना है कहाँ है, और उसी के पास में जाके फिर हमको बाहर निकलना है। ऑलवेज यूज स्टेयरकेस, हमेशा हमको स्टेयरकेस का यूज करना है। ट्राई टू क्रॉल ऑन योर नीज एंड इवैक्यूएट द स्पेस इफ स्मोक इज ऑक्युपाइड, अगर वो जगह में ज्यादा धुआं हो गया है तो हमको जो घुटने के बल बैठ के ऐसा क्रॉल करके जाना है। क्रॉल मतलब ये नी जो है ना, हाथ की नी, उसके घुटने के बल चलना है हमको। और यूज वेट क्लॉथ टू इनहेल इफ स्टक स्पेस फिल्ड विथ स्मोक, अगर हो सके तो गीला कपड़ा हमारे को मुंह में रख के निकलना है। रिपोर्ट टू असेंबली पॉइंट, और असेंबली पॉइंट में जाके हमको रिपोर्ट करना है। अब क्या नहीं करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में? डू नॉट रन एंड क्रिएट पैनिक, कहीं पे भी आड़े टेढ़े हमको दौड़ना नहीं और चिल्लाना नहीं अननेसेसरी। हमको सिर्फ क्या चिल्लाना है? आग लगी, बस इतना ही चिल्लाना है। फालतू में कुछ भी नहीं चिल्लाना है, बचाओ बचाओ ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे तो बाकी के लोग क्या होते हैं, घबरा जाएंगे। डोंट पुट योरसेल्फ इन रिस्क इफ यू आर अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन, अगर आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं है तो अननेसेसरी का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। डोंट मूव अप स्टेयर्स एज फायर स्प्रेड, ऊपर के स्टेयर में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वहां पे जाना नहीं है। नहीं तो पता चला नीचे आग लगी तो हम, हमारे को जगह नहीं मिल रही है भागने के लिए, तो हम ऊपर के रूम में जा रहे हैं। ऊपर में तो और आग लगी हुई रहती है, क्योंकि आग हमेशा ऊपर ही स्प्रेड करती है, ध्यान रखना। मैंने बताया ना, गर्म हवा क्या होता है, हमेशा ऊपर रहती है, नीचे नहीं रहती। ठंडी हवा नीचे रहती है, ध्यान रखना। डोंट ओपन एनी डोर इफ फायर स्प्रेड इज देयर अदर साइड, अगर मान लो जो दरवाजा बंद है उसके बाजू में अगर आग लगी हुई है तो उसको ओपन नहीं करना है, तो आग सीधे आपके आंख पे
आ सकती है। डोंट यूज एस्केलेटर और लिफ्ट, लिफ्ट का हमको यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आग लगती है ना तो सबसे पहले इफेक्ट आता है इलेक्ट्रिक कनेक्शन में। क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लग गई तो लिफ्ट क्या होंगी, बीच में ही बंद हो जाएंगी, ठीक है, और क्या होगा, काम नहीं करेंगी, और उसका सप्लाई बंद हो गया तो हमको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कभी भी आग लगी तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये खास ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। डोंट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और केबल, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और केबल को टच नहीं करना। डोंट जंप फ्रॉम फ्लोर, टॉप फ्लोर्स, कई लोग क्या होता है घबराहट के कारण ऊपर से कूद जाते हैं, वो भी हमको नहीं करना है। अभी क्या होता है, बिल्डिंग में एक रिफ्यूजी पॉइंट होता है, जैसे असेंबली पॉइंट होता है ना वैसे एक रिफ्यूजी पॉइंट होता है। मतलब अभी हमारे बिल्डिंग में तो नहीं है, लेकिन जैसे टीसीएस बड़े बड़े जो फैक्ट्री होती है ना वहाँ पे एक रिफ्यूजी पॉइंट देते हैं। जैसे आग लगी तो वहां पे हमको जाके खड़े होना है। रिफ्यूजी पॉइंट और असेंबली पॉइंट में फर्क है। हाँ, असेंबली पॉइंट बाहर होता है, रिफ्यूजी पॉइंट वो होता है कि, हेलो, हाँ 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 बोलो। मैं रुको अभी वीसी ले रहा हूँ, मैं करता हूँ तुमको फोन, ठीक है। सीरियल नंबर लिखना है, उसको आपको रिकॉर्ड रखना है, और जब से वो लेबर कंटिन्यू काम करते हैं तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो रिकॉर्ड आपका 1 साल के लिए बन गया। अगर मान लो उसके अलावा नए आदमी आते हैं तो सीरियल नंबर आपका जितने 4 मैन पावर होंगे समझो, तो आपका सीरियल नंबर 5 नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके चलो, अभी इसको हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। इट इजी टू रिमेम्बर हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर इफ यू हैव रिमेम्बर एक्रोनीम पास। ये पास मेथड, अगर आपको ये पास मेथड के थ्रू हम फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था असेंबली पॉइंट और रिफ्यूजी पॉइंट में क्या फर्क है। असेंबली पॉइंट बाहर होता है और रिफ्यूजी पॉइंट क्या होता है, बिल्डिंग में एक ऐसी जगह होती है कि आग लगने के बाद हमको वहां पे इकट्ठा होना है, कोई जगह भी जाना है और कहीं भागना नहीं है, ताकि फायर ब्रिगेड को पता चले वहां पे रिफ्यूजी पॉइंट है, तो वो क्या है उसी क्षेत्र में आदमी भेजते हैं, उसको बोलते हैं हम रिफ्यूजी पॉइंट, ठीक है। चलो, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। इट इज इजी टू रिमेम्बर हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर इफ यू रिमेम्बर एक्रोनिम पास। पास मेथड आपको पता है पुल, ये क्या है, पिन को पुल करना है, पुल द पिन। एम, ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि आग का जो बेस है उसी पे हमको ये फायर एक्सटिंग्विशर मारना है, क्योंकि बेस में जो आग रहती है ना वो हर एक नीले कलर की होती है। आपको पता है आग में 3 कलर होते हैं, नीला, पीला और रेड। जैसे हम मालूम है क्या, जब सिलेंडर लाते हैं तो शुरुआत में हरा जलता है, वो क्या है सबसे ज्यादा हीट वाली आग रहती है, और पीला जो रहता है वो कम हीट वाली रहती है, और जो रेड रहता है वो जब सिलेंडर खत्म होता है तब कितना रेड कलर आता है, आखिरी कलर, ठीक है। तो कभी भी बेस जो नीले कलर की आग है वहां पे आपको मारना है फायर एक्सटिंग्विशर। इफ यू एम द फ्लेम एक्सटिंग्विशर एजेंट विल फ्लाई राइट थ्रू, डू नॉट, कभी भी आग के ऊपर नहीं मारना अपने को, क्योंकि आग हमेशा ऊपर उड़ती है, तो हमको बेस में मारना है, नीचे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, एम हो गया हमारा, स्क्वीज द हैंडल, हमको हैंडल को दबाना है, ठीक है। उसके बाद स्वीप द साइड टू साइड, क्या करना है, ये देखो ऐसा ऐसा झाड़ू मारने जैसे हमको स्वीप करना है। यह मेथड है फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की। रूल्स फॉर फायर फाइटिंग फायर बिफोर डिसाइडिंग टू फाइट द फायर, कीप थिंग्स दिस इन माइंड। हम देखो, जब भी हम, अगर फायर फाइटिंग मतलब क्या होता है, आग बुझाना, उसका एक रूल है। अगर आपको आग के बारे में जानकारी है तो ही उसको आप मतलब तो ही फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का यूज करो। यदि आपको आग के बारे में या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में पता नहीं तो उसका यूज मत करो। ये
रूल है। और कभी भी फायर के बारे में पता करो, हम वो कौन से तरीके की आग है, इलेक्ट्रिक फायर है या पेट्रोलियम फायर है या कंबस्टिबल फायर है या गैस फायर है। समझ में आ गया? ये चीज हमको ध्यान रखना है। और कभी भी जब हम आग बुझाते हैं तो हमारा पोजीशन आग से कम 1-1.5 मीटर डिस्टेंस दूर होना जरूरी है। और आग को कभी भी बुझाना है तो आग के विपरीत दिशा में हमको खड़े रह के बुझाना है। आग हवा के विपरीत दिशा में, पता चला हवा जिस जगह की है उसी जगह में जाके हम बुझा रहे तो आग क्या है, हमारे आग पे आ जाएंगी। समझे? ये रूल्स है। ऑलवेज रिपोर्ट द यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर खाली होने के बाद हमेशा हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये इमरजेंसी चीज है, ये खाली नहीं होनी चाहिए। यदि ये खाली दिखती है तो वो एनसी है, नॉन कंप्लायंस हमारे ऑफिस में। वो खाली कभी भी नहीं रखना चाहिए, खाली रहे तो वहां से रिप्लेस करके लगाओ। जनरल रिक्वायरमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स, must not be obstructed by boxes, chairs and other miscellaneous items, should not be placed on the ground, should not be mounted in such way cannot easily fall and injure someone। अभी देखो फायर एक्सटिंग्विशर के आजू बाजू कभी भी कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ये अभी इसको नीचे भी नहीं रखना है हमको, और ये ऐसे सामान भी नहीं होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर के आजू बाजू। ये जैसे रखे है, इसमें क्या होगा, हमको फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने में तकलीफ होगी और वहां से निकालने में तकलीफ होगी। फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ रखा रहता है वो प्लेस पूरा क्लियर रहना चाहिए। और फायर एक्सटिंग्विशर हमको इस तरीके से माउंट करना है। फायर एक्सटिंग्विशर शॉट बी लोकेटेड आइडेंटिफाई एक्सटिंग्विशर सो दैट रेडीली एक्सेसिबल। ये कम से कम जमीन से लेके 5 फीट की ऊंचाई पर ये हमको टांगना है ताकि ये हमको इजीली दिख सके। ठीक है? और इसका जो है ब्रैकेट है जमीन से लेके 3.5 इतना होना जरूरी है। स्टैंडर्ड साइज है, इसका कम ज्यादा भी चल सकता है। 3.5 में ये ब्रैकेट होना चाहिए और ये 5 फीट के बराबर होना जरूरी है। और एक उसको बराबर हैंग करना है ताकि इजीली हम उसको निकाल सके। समझे? मंथली विजुअल इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन टैब आपको हर महीने, अब इसको इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का सबसे पहले तो हमको गेज चेक करना है, वो हरे कलर में उसका कांटा है क्या नहीं है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ा उठाकर ऐसा ऊपर नीचे करना है ताकि पाउडर जो है उसमें जो गट्ठा जम जाता है वो क्या होता है, ठीक ठाक हो जाए, मतलब फ्री हो जाए पाउडर। समझे? इस तरह। और उसके बाद हमको यहाँ पे अपना साइन करना है, डेट डालना है ताकि हमने ये इंस्पेक्शन किया है करके फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है? यहाँ तक हमारा फायर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ओके हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल जवाब है, कोई शंका कुशंका किसी के मन में, तो पूछ सकते हैं। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? सवाल जवाब बोलो, किसी को कुछ पूछना है? किसी का कुछ सवाल है? अजय खेरनार, कुछ पूछना है? भूषण, अरे क्या सब लोग क्या मतलब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं क्या, टाइम पास कर रहे हैं? हाँ नहीं बोलो सर, अजय। शायद क्लियर सर, कोई इशू नहीं। कुछ ऐसे कुछ दिमाग में शंका कुशंका, कुछ टेक्निकली समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, धन्यवाद। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि सबको मेरा ट्रेनिंग समझ में आ गया है। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। ओके, जय हिंद। तो शेवटी बोलतो तो जय हिंद जय। जय महाराष्ट्र।